आज हम दूसरे चैप्टर के विषय गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुप्त काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत से स्रोत हैं। गुप्तों के उत्थान से प्राचीन कालीन जो भारतीय इतिहास था उसमें एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके जो स्रोत हैं जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं उनमें से प्रमुख हैं पुराण, जो हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराण हैं, मृच्छकटिकम, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचनाएं, कामसूत्र, हर्षचरित, फाइहान का वृतांत, सिक्के, अभिलेख और स्मारक, ये मुख्य रूप से हमारी मदद करते हैं गुप्त वंश का इतिहास जानने के लिए। गुप्त वंश की स्थापना शिरुगुप्त ने 275 ईस्वी में की थी और उसने 300 ईस्वी तक शासन किया था। शिरुगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना 300 ईस्वी में और 320 ईस्वी तक उसने शासन किया। लेकिन ये दोनों जो शासक थे, शिरुगुप्त और घटोत्कच, अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य करते रहे। मतलब उन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य नहीं किया, वो किसी के अधीनस्थ शासक रहे। उन्होंने महाराजा की उपाधि भी धारण नहीं की थी। लेकिन घटोत्कच की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और उसने सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। कहा जाता है कि उसने गुप्त संवत भी चलाया था। उसने 335 ईस्वी तक शासन किया और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करवा के उसने अपनी शक्ति में काफी वृद्धि की। इसके अतिरिक्त उसने मगध, बंगाल, बिहार, अवध, इलाहाबाद के क्षेत्रों को अपने अधीन किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो संस्थापक इसका कौन था? शिवगुप्त था, लेकिन क्योंकि वो अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य कर रहे थे और चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा करके महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, इसलिए उसे ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो उसने 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। उसने एक छोटे से साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित किया। वो एक महान विजेता था। उसने जहाँ पर भी विजय के लिए अपने प्रयास किए वहाँ पर उसने सफलता प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके शासनकाल, उसके जीवन काल, उसके समय के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन के द्वारा की गई थी। ये पिलर इंस्क्रिप्शन या जो स्तंभ लेख है, इसमें संस्कृत में लिखा गया है और समुद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। उसके विजयों के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके साम्राज्य के विशालता के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमें वहाँ से प्राप्ति होती है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्रों को अपने अधीन किया, दक्षिण भारत को विजय करके अपने अधीन किया, जंगली जातियों को उसने अपने अधीन किया, गणतंत्रीय जातियां जो थी उन्होंने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, सीमांत प्रदेशों पर स्थित राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसके पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ की करवाया, जिससे कि उसके चक्रवर्ती सम्राट बनने की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। अश्वमेध यज्ञ करवा के वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया। इसका अभिप्राय क्या होता है? जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें जो राजा यज्ञ करवाता है वो यज्ञ के घोड़े को विभिन्न भागों में भेजता है। राज्य, पूरे जो देश है उसके विभिन्न राज्यों में भेजता है और घोषणा करवाता है कि यदि किसी में साहस है तो वो इस घोड़े को पकड़े और अगर साहस नहीं है तो वो इस घोड़े को ना पकड़े, इससे वो उसके अधीन हो जाएगा और पकड़ने वाले राजा को उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसने अश्वमेध यज्ञ किया और बहुत से शासक जो थे उसके अधीन हो गए और इसके पश्चात उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की।
समुद्रगुप्त का एक विशाल साम्राज्य था जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। उसकी विशालता का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य था कि इतना बड़ा साम्राज्य और कोई भी शासक ना स्थापित कर सका, और उसने दक्षिणी भारत को भी अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, उनको ऊपर शासन किया और उनको स्वतंत्र छोड़ दिया, अपने अधीन करके उनको स्वतंत्र छोड़ दिया शासन करने के लिए। ये उसकी एक बहुत ही बुद्धिमत्ता भरा फैसला था। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, और ये उपाधि उसे किसने दी? प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर V.S. स्मिथ ने। उनका कहना था कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और विदेशों पर विजय प्राप्त करके विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध किए, और इसलिए वो एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन एक फ्रांस का शासक था। उसने ऑस्ट्रिया, स्पेन, रूस, यूरोप आदि बहुत से देशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में उसको पराजय का सामना करना पड़ा, और उसकी आंखों के सामने ही इतना उसका जो विशाल साम्राज्य था वो खंडित हो गया। लेकिन समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी कहीं आगे था, क्योंकि उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तो की, लेकिन उसने नेपोलियन की भांति अपने जीवन काल में ना तो वाटरलू जैसी पराजय का सामना करना पड़ा, और ना ही उसे आजीवन कारावास का दंड मिला, और ना ही उसका साम्राज्य उसकी आंखों के सामने छिन्न भिन्न हुआ। इसलिए जो समुद्रगुप्त था वो नेपोलियन से भी कहीं ज़्यादा महान था। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और उसके साथ साथ उस विशाल साम्राज्य ने अभूतपूर्व उन्नति की। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह नेपोलियन से भी कहीं अधिक महान था। फिर उसके बाद गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया था। वह भी अपने पिता समुद्रगुप्त की भांति एक महान शासक था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने बहुत ज़्यादा विस्तार किया। उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को विशाल किया। कैसे? उसने नागराज की पुत्री कुबेर नाग से विवाह किया। फिर उसके पश्चात अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। अपने बेटे का विवाह कुंतल राजा की पुत्री से किया। इस तरह से उसका जो साम्राज्य था, वैवाहिक संबंधों के कारण दूर दूर तक उसका प्रभाव भी फैल गया, और साम्राज्य भी फैल गया, और उसकी शक्ति में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त उसने अपनी विजयों के द्वारा भी अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। उसने मालवा, गुजरात, काठियावाड़ को विजित किया। इसके अतिरिक्त उसने बंगाल को विजित किया, बलख को विजित किया। कहा जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। पहले मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन अब उसने यहाँ राजधानी उज्जैन को बनाया। गुप्त शासकों के अधीन चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। कहा जाता है कि उसने विक्रमादित्य की उपाधि और शकारी की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त एक महान शासक था, कूटनीतिज्ञ था, धार्मिक सहनशील था, कला और साहित्य का संरक्षक था। कुल मिलाकर एक योग्य शासक था, और उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने 415 से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया। वह एक बहादुर और महान शासक था। उसने अपने शत्रुओं का कठोरता से दमन किया, शांति और व्यवस्था की उसने स्थापना की। उसके समय में कहा जाता है कि व्यापार प्रफुल्लित था। उसने भी अपने शासनकाल के दौरान एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। वह कला और साहित्य का संरक्षक था। उसने सोने के सिक्के जारी किए थे और धार्मिक सहनशीलता की नीति को अपनाया था। उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्र और हुनों ने आक्रमण किए, लेकिन स्कंदगुप्त की बहादुरी के कारण ये संकट जो था वो समाप्त हो गया था। फिर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया था। उसको अपने शासनकाल में शांतिपूर्ण शासन करने का समय प्राप्त नहीं हुआ।
उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके समय में हुनों ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिन आक्रमणों से इस साम्राज्य को गहरा आघात लगा, लेकिन उसने अपनी योग्यता से इनका दमन किया और उसके पश्चात उसने यहाँ पर शांति की स्थापना की। उसके समय में व्यापार प्रफुल्लित था, उसका प्रशासन अच्छा था, शांति की स्थापना उसने की, धार्मिक सहनशीलता की उसने नीति अपनाई। उसने अपने समय में सुदर्शन झील के बांध की मुरम्मत भी करवाई, जिससे उसके साम्राज्य में चारों ओर शांति का वातावरण था। इस प्रकार से स्कंदगुप्त ने एक अच्छे शासक का प्रमाण देते हुए एक अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित की। फिर उसके बाद है गुप्त साम्राज्य का पतन। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने अथक प्रयासों से एक गौरवपूर्ण साम्राज्य की स्थापना की। उनके साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन इसके पश्चात 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था और 6वीं शताब्दी में लगभग इसका पूरी तरह से अंत हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है दुर्बल उत्तराधिकारी। गुप्त साम्राज्य का जो प्रमुख कारण था वो था स्कंदगुप्त के दुर्बल उत्तराधिकारी। ये सभी शासक अयोग्य सिद्ध हुए। वे शासन प्रबंध की ओर ध्यान न दे सके, हमेशा ऐश्वर्य में डूबे रहते थे, विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। उनके इस व्यवहार से ना तो वो भीतरी विद्रोहों का दमन कर सके और ना ही विदेशी आक्रमणों को रोक सके। इसका परिणाम क्या निकला कि दिन प्रतिदिन जो गुप्त साम्राज्य था उसकी परिस्थितियां बिगड़ती चली गई और रेत के महल की तरह एक विशाल साम्राज्य ध्वस्त हो गया। फिर उसके बाद है उत्तराधिकार संबंधी नियमों का ना होना। गुप्त काल में भी उत्तराधिकार संबंधी नियम नहीं था। उत्तराधिकार संबंधी नियम से अभिप्राय कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके बारे में कोई भी निश्चित नियम नहीं था। इसलिए राजा की मृत्यु के पश्चात उसके जितने भी उत्तराधिकारी होते थे उनमें गद्दी प्राप्त करने के लिए आपसी लड़ाइयां आरंभ हो जाती थी और ये लड़ाइयां जो थी वो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होती थी। तो इसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य में भी उत्तराधिकार संबंधी नियम न होने के कारण राजा की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में होने वाली लड़ाइयां इस साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई और इसका पतन हो गया। फिर है विशाल साम्राज्य। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे गुप्त शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इतना विशाल साम्राज्य था कि इस पर नियंत्रण रखना बहुत ही कठिन था। इसका कारण क्या था कि उस समय यातायात के साधन इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, इसलिए इतने विशाल साम्राज्य पर जाना और उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही मुश्किल काम था। गुप्त शासकों के दुर्बल उत्तराधिकारियों के शासनकाल में जो राजधानी से दूर स्थित प्रांत थे, उनके गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। स्थान स्थान पर विद्रोह होने आरंभ हो गए। इससे राजा इनके ऊपर नियंत्रण न रख सके और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। सेना की दुर्बलता। गुप्त काल में काफी लंबे समय तक शांति बनी रही। सैनिकों को लड़ने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात काफी समय तक सैनिकों को किसी भी युद्ध में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। इसके कारण क्या हुआ? सैनिक कमजोर हो गए, युद्ध नीति को भूल गए, शस्त्र चलाने की विधि को भूल गए, उनमें अनुशासन नहीं रहा। और जब बाद के समय में विदेशी आक्रमणों ने और भीतरी विद्रोहों ने यहाँ पर अशांति फैला दी, उस समय वो इनका दमन करने के लायक ना रहे, जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन होना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। सीमा सुरक्षा की उपेक्षा। गुप्त शासकों ने उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। अगर उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया होता तो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकता था, लेकिन इस तरफ ध्यान न दिए जाने के कारण उन्होंने यहाँ पर आक्रमण करने शुरू कर दिए, जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आर्थिक संकट। प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही समृद्ध था। गुप्त शासकों ने कला तथा साहित्य के विकास के लिए काफी धन खर्च किया। इसके साथ साथ सेना के विस्तार के ऊपर भी धन पानी की तरह बहाया गया। सैनिकों को, सैनिक अधिकारियों को अधिक वेतन दिया गया, जिससे गुप्त साम्राज्य को विस्तार किया गया। लेकिन बाद में हून आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य में अराजकता फैल गई, जिससे क्या हुआ कि जो घरेलू और विदेशी व्यापार था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ
और बाद के जो शासक थे उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। भीतरी विद्रोह। गुप्त शासकों की दुर्बलता के कारण देश में अराजकता फैल गई। इससे स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे। मालवा, कन्नौज, वल्लभी के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इससे गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया तीव्र हो गई। बौद्ध धर्म का प्रभाव। प्रारंभ में सभी गुप्त शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वो महान योद्धा थे और एक विशाल साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया। लेकिन बाद के गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म में अहिंसा के सिद्धांत पर बल दिया जाता था, इसलिए ये शासक शांति प्रिय बन गए और शांति की नीति अपनाकर इन्होंने युद्धों के विचार का त्याग कर दिया। युद्ध न होने के कारण सेना भी शिथिल हो गई। सेना अपने युद्ध नीति को भूल गई, शस्त्र चलाना भूल गए। इस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। हूनों के आगमन। हून एशिया की एक बहुत ही अत्याचारी जाति थी। उनके दो प्रमुख नेता थे, तोरमान और मिहिलकुर। इन्होंने बार बार गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करके उसके पतन का डंका बजा दिया। हून सैनिक घुड़सवारी में, तीर चलाने में बहुत ज्यादा निपुण थे, जबकि गुप्त सैनिक उनके सामने इतने ज्यादा निपुण नहीं थे। इसलिए गुप्त सैनिक उनका सामना ना कर सके और हूनों के आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए सहायक सिद्ध हुए। तो इन सभी कारणों से गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, जो कि एक इतना विशाल साम्राज्य था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती चली गई और विशाल गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। धन्यवाद। हमारा आज का विषय है गुप्त वंश का शासन प्रबंध। गुप्त शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसके साथ ही एक उच्च कोटि के शासन प्रबंध की भी व्यवस्था की। गुप्त शासकों का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रजा का कल्याण करना था। गुप्त वंश के शासन में चारों ओर समृद्धि थी और शांति और व्यवस्था थी। गुप्त शासन काल के प्रशासन प्रबंध की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले केंद्रीय शासन प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे हम। केंद्रीय शासन प्रबंध, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहले है राजा। गुप्त काल में केंद्रीय शासन की धुरी राजा होता था। मेन जो शासन प्रबंध का मुखिया राजा को माना जाता था। राजा का पद पैतृक होता था। पैतृक मतलब राजा की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसके राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन पुत्र के योग्य न होने पर यह अधिकार किसी अन्य पुत्र को भी दिया जा सकता था। जैसे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, लेकिन क्योंकि वो योग्य था इसलिए उसको सम्राट बनाया गया। तो इसलिए ज्येष्ठाधिकार की प्रथा का पालन करना कोई आवश्यक नहीं था। पद तो पैतृक था, राजा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन ज्येष्ठाधिकार नियम का पालन करना आवश्यक नहीं था। गुप्त वंश में या गुप्त शासन काल में राजा को असीम शक्तियां प्राप्त थी। उसके पास बहुत शक्तियां होती थी। सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार शासक को ही था। वह जब चाहे किसी को उसके पद से हटा सकता था और जब चाहे किसी को भी किसी पद पर नियुक्त कर सकता था। राज्य की सारी सेना उसके अधीन होती थी। न्याय का प्रमुख अधिकारी भी राजा ही होता था। उसके मुंह से निकला प्रत्येक शब्द कानून माना जाता था। उसके आदेश की अवहेलना करने को किसी को भी अधिकार नहीं था। उस काल में राजा अनेक उपाधियां धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर इत्यादि। वे अपने नाम से सिक्के भी चला सकते थे। गुप्त शासकों को बहुत सी शक्तियां प्राप्त थी। प्रत्येक विभाग के वे प्रमुख थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। निरंकुश शासक थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने प्रजा हितकारी कार्यों की तरफ ध्यान दिया। वे अपने शासन को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार चलाते थे और अपना परम कर्तव्य अपनी प्रजा का कल्याण करना समझते थे। इसी कारण से उनकी प्रजा भी उनका देवताओं की तरह पूजा या उपासना किया करती थी। फिर दूसरा है मंत्री। राजा के बाद मुख्य स्थान मंत्रियों को प्राप्त था। शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए
राजाओं ने कई मंत्री नियुक्त किए हुए थे। इन मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। मंत्री बहुत ही विद्वान और योग्य होते थे। मंत्रियों की सभा को मंत्री परिषद कहा जाता था। गुप्त शासकों ने इन मंत्रियों को शासन प्रबंध की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नियुक्त किया गया था। ये राजा को अपने पद से संबंधित परामर्श देते थे, लेकिन राजा को इनके परामर्श मानना आवश्यक नहीं था। फिर भी यदि उनको सही लगता था तो वे उनके परामर्श को मान लेते थे। उस समय में जो प्रमुख मंत्री थे वो कौन कौन से थे, मैं आपको बताती हूँ। संधि विग्रहक युद्ध और शांति का मंत्री था। महादंड नायक मुख्य न्याय मंत्री था। महाप्रतिहार राजमहल का मंत्री था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का उच्च अधिकारी था। महापीलुपति हाथी सवार सेना का प्रधानमंत्री था। महाबालाधिकारिता पैदल सेना का मंत्री था। महाअश्वपति घुड़सवार सेना का प्रधान। ये उस समय के कुछ प्रमुख मंत्री थे जो कि शासन प्रबंध में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते थे। फिर दूसरे नंबर पे आता है प्रांतीय प्रबंध। शासक अपने विशाल साम्राज्य में अच्छा शासन प्रबंध देने के लिए अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट देते थे। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य के शासकों ने भी अपने विशाल साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कई प्रांतों में बांटा हुआ था। गुप्त काल में इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत एक गवर्नर के अधीन होता था जिसे उपारिक कहा जाता था। इस पद पर प्रायः राजकुमारों को या राजवंश से संबंधित ही किसी व्यक्ति को इस पर नियुक्त किया जाता था। कभी कभी राजा अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को भी इस पद पर नियुक्त कर देते थे। उपारिक के मुख्य कर्तव्य अपने क्षेत्र में शांति की स्थापना करना, विदेशी आक्रमणों से अपने क्षेत्रों की रक्षा करना, जन कल्याण के कार्य करना और सम्राट के आदेशों को लागू करवाना था। उनकी सहायता के लिए भी अनेक मंत्री नियुक्त किए जाते थे। फिर तीसरा है आपका स्थानीय प्रबंध। प्रांतों को आगे जिलों में विभक्त किया गया था। जिलों को उस समय विषय कहा जाता था और विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। विषयपति जिलाधिकारियों की सहायता से विषय या जिले का प्रबंध चलाता था। विषयपति की नियुक्ति उपारिक के द्वारा की जाती थी, लेकिन कभी कभी सम्राट भी उनकी नियुक्ति किया करते थे। जिले आगे नगरों में या वीथियों में बंटे हुए थे। नगरों को उस समय वीथी भी कहा जाता था। तो नगरों या वीथियों में बंटे हुए थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव कहलाती थी। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। गांव की पंचायत के सहयोग से वह गांव का प्रशासन चलाता था। गुप्त शासक स्थानीय प्रबंध में बहुत ही कम हस्तक्षेप करते थे। वहां का शासन प्रबंध ग्रामिक और पंचायत के द्वारा ही चलाया जाता था। फिर चौथा है न्याय प्रबंध। राजा न्यायप्रिय होते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य में विभिन्न इकाइयों में कई न्यायालय स्थापित किए हुए थे। राजा का न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय होता था। गुप्त काल में कानून से संबंधित कई ग्रंथों को संकलित किया गया था। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनों को अलग अलग किया गया था। गुप्त काल में दंड बहुत ज़्यादा नरम थे। अपराधियों पर अधिकतर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अगर बार बार अपराध करते थे तो उनके हाथ काट दिए जाते थे। मृत्युदंड किसी को भी नहीं दिया जाता था। उस काल में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि चोरी की घटनाएं बहुत ही कम होती थी। फायान एक चीनी यात्री था जिसने भारत में हजारों मील का भ्रमण किया, लेकिन एक बार भी नहीं लूटा गया। ये सब किस कारण था? वहाँ के शासन प्रबंध की सफलता इसी बात में थी कि वहाँ अव्यवस्था बहुत कम थी। चोर डाकू लुटेरे सक्रिय नहीं थे और चोरी की बहुत कम घटनाएं होती थी। फिर है आर्थिक प्रबंध। गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक प्रबंध की ओर विशेष ध्यान दिया। किसी भी साम्राज्य का विकास और उसकी विशालता वहाँ के आर्थिक प्रबंध के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर आर्थिक प्रबंध अच्छा है तो उस राज्य का विकास होगा, और अगर आर्थिक प्रबंध अच्छा नहीं है तो उस राज्य का पतन होना आवश्यक है। राज्य के आय प्रबंध या आर्थिक प्रबंध की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। आय के साधन क्या थे?
गुप्त शासकों के आय के साधन कौन कौन से थे? गुप्त काल में आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था। भू राजस्व अधिक प्राप्त करने के उद्देश्य से गुप्त शासकों ने कृषि के अधीन भूमि की पैमाइश करवाई। लगान भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता था। सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर यह कुल उपज का 6वां भाग लिया जाता था, लेकिन कम उपजाऊ भूमि पर यह 8वें से 12वें भाग तक लिया जाता था। किसानों को राज्य की ओर से कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। इस कारण उनका जीवन समृद्ध था। और इसके अतिरिक्त राज्य की आय के जो साधन थे वो कौन कौन से थे? व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया गया चुंगी कर, अपराधियों को दिया गया आर्थिक दंड, पराजित शासकों से प्राप्त किए जाने वाला धन, विदेशों से आने वाले राजदूतों से प्राप्त उपहार, वनों, चारागाहों और नमक की खदानों से प्राप्त आय, ये सब उनकी आय के प्रमुख साधन थे। उसके पश्चात व्यय कहाँ कहाँ किया जाता था? गुप्त शासक अपनी आय का अधिकांश भाग जन कल्याण कार्यों, मंदिरों के निर्माण, विद्वानों के संरक्षण, ब्राह्मणों, विद्वानों, निर्धनों को दान देने, सेना और सरकारी कर्मचारियों पर व्यय करते थे। गुप्त शासक अपने ऐश्वर्य के लिए बहुत ही कम धन व्यय करते थे। इस प्रकार से वो अपने साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण रखते थे, आय व्यय के साधनों के ऊपर पूर्ण ध्यान रखते थे, जिससे कि राज्य का विकास संभव हो सका। फिर है सैनिक प्रबंध। गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक प्रबंध की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपनी सेना को 6 भागों में विभक्त किया हुआ था। ये भाग थे पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी, रथ, जल सेना और यातायात के साधन। सैनिकों की देखरेख के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए गए थे। सेना में अनुशासन के ऊपर विशेष बल दिया जाता था। गुप्त शासक साम्राज्य की आय का लगभग आधा भाग सेना पर व्यय करते थे। गुप्त सैनिकों के शस्त्रों में प्रमुख थे तीर कमान, नेजे, तलवार और ढाल इत्यादि। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। गुप्त शासक अपने सैनिक प्रबंध की कार्यकुशलता की वजह से ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सके। उन्होंने एक ऐसे कुशल शासन प्रबंध की स्थापना की जो आने वाले युगों के लिए एक मार्गदर्शक बने। फिर है आर्थिक स्थिति। गुप्त काल के शासनकाल में आर्थिक क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इसकी विशेषताएं, सबसे पहले है कृषि। गुप्त काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस काल में गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, तिलहन, दाल, सरसों, सब्जियां, फलों में केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, तरबूज आदि उपजाए जाते थे। औषधियों के लिए भी इस समय अनेक प्रकार के पौधों को उगाने का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त गरम मसाले, काली मिर्च, इलायची, लौंग आदि भी उपजाए जाते थे। कश्मीर में केसर की उपज भी होती थी। कृषि के ढंग परंपरागत होते थे। खेती के लिए हल और बैलों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए मुख्य तौर पर वर्षा पर निर्भर करते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त कुओं, तालाबों, झीलों और जलाशयों का भी निर्माण किया गया था। स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। कृषि को नष्ट करने वालों को सरकार की ओर से कठोर दंड दिए जाते थे और उपज को बहुत अधिक मात्रा में उपजाने वाले कृषकों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था। दूसरा, उद्योग। गुप्त काल के लोगों का दूसरा प्रमुख उद्योग व्यवसाय था। उद्योग। इस काल में वस्त्र उद्योग सबसे अधिक विकसित था। सूती, रेशमी, ऊनी और मलमल के वस्त्र तैयार किए जाते थे। उस समय वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? गुजरात, बंगाल, मथुरा और वाराणसी। इस काल में धातु उद्योग भी काफी उन्नत था। विभिन्न प्रकार की धातुओं को गलाकर उन्हें
ढालकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती थी। गुप्त काल में सोने तथा चांदी के सिक्के और मेहरौली का लोह स्तंभ उस काल से संबंधित धातु शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। आभूषण उद्योग भी बहुत उन्नत था। स्वर्णकार सोने, चांदी, मोती, रत्न और हाथी दांत से सुंदर आभूषणों को तैयार करते थे। इस काल में रत्न परीक्षा का विज्ञान भी विद्यमान था। इसके अतिरिक्त पोत निर्माण, हाथी दांत तथा चमड़े के उद्योग भी प्रमुख थे और इन सभी उद्योगों से बहुत अधिक धन कमाया गया, जिससे कि गुप्त साम्राज्य समृद्ध हुआ। फिर है व्यापारिक संघ। गुप्त काल में व्यापारिक संघों का बहुत अधिक महत्व था। समान व्यवसाय करने वाले लोग श्रेणियां बना लेते थे, जैसे शिल्पकार, सांख्यिक, कुम्हार, स्वर्णकार, मछुआरे इत्यादि। ये श्रेणियां छोटी और बड़ी कई प्रकार की होती थी। विभिन्न श्रेणियों को मिलाकर एक निगम बना लिया जाता था। इन निगमों का कार्यक्षेत्र अनेक नगरों तक फैला होता था। इन श्रेणियों और निगमों का समाज में बहुत सम्मान होता था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। इनके अपने नियम होते थे। प्रत्येक श्रेणी अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करती थी। ये बैंक का कार्य करती थी। लोग यहाँ पर धन भी जमा करवाते थे। इसके बदले में उन्हें ब्याज भी दिया जाता था। ये संस्थाएं लोगों को ब्याज पर धन भी देती थी। इस राशि से मंदिरों, देवालयों, विहारों आदि में धार्मिक कार्य करवाए जाते थे। अनेक श्रेणियां इतनी अधिक शक्तिशाली और इतनी अधिक विशाल वैभवशाली होती थी कि वे दान में भारी भरकम दान भी दिया करती थी। वे सदस्यों के वाद विवादों का निर्णय भी करती थी और प्रशासनिक कार्यों में भी अपना योगदान देती थी। राजा इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। श्रेणियां व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्य भी करती थी। प्रत्येक श्रेणी की एक कार्यकारिणी समिति होती थी। इसमें श्रेणी द्वारा निर्वाचित 3 से 5 सदस्य होते थे। इसके सभापति को श्रेष्ठी कहा जाता था। इन श्रेणियों ने गुप्त काल में व्यापार और उद्योगों के विकास में प्रशंसनीय योगदान दिया। फिर है व्यापार और वाणिज्य। गुप्त काल में आर्थिक समृद्धि के लिए व्यापार और वाणिज्य ने भी विशेष योगदान दिया। व्यापार और वाणिज्य का इस काल में अद्वितीय विकास हुआ। इसी कारण गुप्त शासक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी कर सके। इस साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित थी। विभिन्न व्यापारिक मंडियां तथा नगर राजमार्गों से जुड़े हुए थे। राजमार्ग और जलमार्ग पूर्ण रूप से सुरक्षित थे। गुप्त शासकों ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास किए। उन्होंने सोने के अति उत्तम सिक्के जारी किए। इन सिक्कों के द्वारा दूर देशों से व्यापार करने में सफलता प्राप्त हुई। इस काल में देश का आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत थे। यह व्यापार थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से किया जाता था। आंतरिक व्यापार के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें छोटी बड़ी सभी प्रकार की नावें चलाई जाती थी। बड़े बड़े जलपोत सागरों और महासागरों में चलते थे। पाटलिपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी, मथुरा, गया, प्रयाग, बनारस, काशी, कांची, पेशावर, ताम्रलिप्ति, वैशाली इस काल के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थे। इस काल की प्रसिद्ध बंदरगाहें थी ताम्रलिप्ति, आरिकमेदु, कावेरीपत्तनम, प्रतिष्ठान, सोपारा और भारूकच्छ। इन बंदरगाहों द्वारा श्रीलंका, चीन, ईरान, मिस्र, अरब, रोम, यूनान, बाली, सीरिया, बर्मा, सुमात्रा, जावा आदि देशों के साथ व्यापार किया जाता था। उस समय के व्यापारियों में तमिल भाषा में मस्तुवन और प्राकृत भाषा में सत्वा और सेट्टी नामक व्यापारी बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुएं सूती कपड़ा, रेशम, विभिन्न प्रकार के मसाले, हाथीदांत, केसर और समुद्री उत्पादन आदि थे। इन वस्तुओं के बदले में भारत विदेशों से सोना, चांदी, तांबा, टिन, घोड़े, रेशम, शराब, बहुमूल्य पत्थरों का आयात करता था। क्योंकि यह व्यापार भारत के पक्ष में था, इसलिए इसे विदेशी धन
भारी मात्रा में प्राप्त हुआ। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि गुप्त शासनकाल में आर्थिक समृद्धि थी, चारों तरफ समृद्धि थी, लोगों का जीवन सुखी और संपन्न था। आर्थिक दृढ़ता और विकास गुप्त काल की विशेषता थी, जिससे उसका सर्वपक्षीय सांस्कृतिक विकास हुआ और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा। धन्यवाद।